हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। जो कंटिन्यूसली हमने लेक्चर सीरीज शुरू की है उसका ये सेकेंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसके साथ साथ उसका वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, निरूपण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, उसका जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है। साधारणतः क्या होता है कि जैसे हमने मेरे पास में कोई नंबर है ना, जैसे 3 है, उसमें 5 ऐड किया तो 8 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सामान्य बात है ना। मतलब जो बेसिक अलजेब्रा होता है, यानी x है और उसमें 2x ऐड कर दिया तो ये 3x हो जाएगा। लेकिन वेक्टर में कुछ नियम चेंज हो जाते हैं, सदिश में कुछ नियम चेंज हो जाते हैं। तो वो सदिश का योग कैसे होता है ना, क्यों हो जाते हैं नियम चेंज, उसका कारण भी है। जैसे मैंने कहा कि कोई राहुल नाम का बच्चा है और वो राहुल ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है और मान लो वो 100 किलोमीटर चला। कितना चला? 100 किलोमीटर। और कार से जा रहा है भाई, कार से राहुल कितना चला? 100 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। और मैंने फिर वहाँ से कह दिया कि अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया 20 किलोमीटर। ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो ये निकलेगा। तो देखो, आपने डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टेक्निक चेंज कर दी ना, आपने यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऐड नहीं किया। तो वेक्टर्स में भी ऐसा ही होता है कि जब वेक्टर्स हम कैलकुलेशन करते हैं तो वेक्टर्स में एडिशन अलग तरीके से होता है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया तो बहुत हद तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि दो वेक्टर्स को या दो हमारे पास में सदिश है तो उन सदिश को कैसे ऐड करेंगे या उसका त्रिभुज नियम क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरे पास में कोई वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है। और मान लीजिए एक और कोई वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी आ गया। और इस तरीके से है कि देखिए ये वेक्टर का क्या हो गया? टेल। ठीक है, ये सदिश ए का टेल हो गई, पूंछ हो गई। और ये इसका हो गया हेड। ठीक है, ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पहले वेक्टर ए के लिए। वेक्टर बी के लिए ये क्या है? वेक्टर बी के लिए ये टेल है, सही है। और वेक्टर बी के लिए ये क्या है? हेड है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यदि ऐसा हो जाए कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल पर आ जाए या दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर आ जाए, है ना, यानी जो एंडिंग पॉइंट है फर्स्ट वेक्टर का, पहले सदिश का, वो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए दूसरे सदिश का या दूसरे वेक्टर का, तब हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे या इसका वेक्टर एडिशन कैसे निकालेंगे? जो टेल है फर्स्ट वेक्टर का उसको हेड से मिला दीजिए तो ये जो वेक्टर बनेगा, बस ये हमें क्या देगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज कॉल्ड त्रिभुज नियम। ठीक है, इसी को कहा जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ आया? एक बार पढ़ लेते इसे। क्या लिखा है देखिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स टू बी एडेड सच दैट टेल ऑफ वेक्टर बी कोइंसाइड विथ द हेड ऑफ वेक्टर ए। वही मैंने जो समझाया कि अगर वेक्टर ए का हेड सेकेंड वेक्टर के लिए टेल बन जाए, ठीक है, यानी वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड पर आ जाए, तब हम क्या करेंगे? ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और जो ये लाइन ज्वाइन करेगी टेल ऑफ वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक जो लाइन बनेगी, ये रिप्रेजेंट क्या करेगी? इन दोनों सदिशों का योग रिप्रेजेंट करेगी। हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ है ना। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या समानांतर चतुर्भुज नियम। तो समानांतर चतुर्भुज नियम या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या होता है कि वेक्टर ए का, ये देखो यहां पर वेक्टर ए की जो टेल है, ये देख लीजिए यहां पर टेल, ठीक है, ये वेक्टर ए की टेल। इसी तरीके से यहां पर देखिए वेक्टर बी की टेल। वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का टेल अगर सेम आ जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है?
अगर दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाए, यानी वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का टेल यानी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्ट कर लीजिए एक पैरेललोग्राम। जैसे ही पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो पॉइंट जहाँ पर दोनों वेक्टर मिल रहे हैं, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो इस वाले पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी, बस वो जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट देगा, वेक्टर ए वेक्टर बी का एडिशन देगा। ऐसा क्यों हो जाता है मैं वो भी वजह बता दूंगा, पहले आप थोड़ा सा इसे देख लीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हम एडिशन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों के टेल कहाँ पर है या दोनों का हेड कहाँ पर है, एक का हेड एक का टेल मिले तो हम क्या करेंगे, पुराना ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। अगर दोनों के टेल मिल जाए तो हम क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, समानांतर चतुर्भुज नियम लगाएंगे। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ये जो दोनों का टेल मिल रहा है, इसके सामने वाला शीर्ष बिंदु है ना, इन दोनों को अगर मिलाने वाला एक हम वेक्टर रिप्रेजेंट करें तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका कारण मैं आपको समझा देता हूं। कल मैंने जो आपको मतलब जो लास्ट लेक्चर आपके पास पहुंचा था, उस लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि दो वेक्टर सेम कहलाएंगे, जैसे ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर है। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है और दोनों की लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण सेम है, तो ये दोनों वेक्टर बराबर हो जाएंगे। तो एक वेक्टर बी के पैरेलल ये वाला वेक्टर है, और चूंकि देखो पैरेललोग्राम में या समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो यहाँ पर जितना वेक्टर बी है उतना ही वेक्टर बी यहाँ पर आ जाएगा। अब लगा दीजिए वापस से यहाँ पर ट्रायंगल लॉ। देखो ट्रायंगल लॉ लगाते से ही आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपका डायगोनल बना, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला विकर्ण ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो समानांतर चतुर्भुज कब लगता है, जब दोनों की टेल एक ही पॉइंट पर आ जाए। और जबकि त्रिभुज नियम कब लगता है, त्रिभुज नियम तब लगता है जब पहले का हेड और दूसरे का टेल कोइंसाइड हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखेंगे, ध्यान से देखिए। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपको बस ये तीन लॉ ही पढ़ना है। ये तीन लॉ आ गए तो आपको पूरा वेक्टर एडिशन समझ में आ जाएगा। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको जल्दी से देख लेते हैं। इसको कहेंगे सदिशों के योग के लिए बहुभुज नियम। ध्यान से देखिए, तो यहां पर क्या किया, देखिए मान लीजिए मेरे पास में 5 वेक्टर्स है, वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3, वेक्टर R4, वेक्टर R5। अब क्या किया, एक पॉलीगॉन बना लिया। पॉलीगॉन बनाया तो देखो ये पहली साइड पर रिप्रेजेंट किया वेक्टर R1 को, है ना। साइक्लिक मैनर में चलने दीजिए, मतलब पहले का हेड आने वाले अगले के टेल पर आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये पहले का हेड अगले के टेल पर है, फिर ये दूसरे का हेड अगले के टेल पर है, तीसरे का हेड चौथे के टेल पर है। इस तरीके से अगर जब हम बना लेते हैं तो जो लास्ट साइड होती है वो हमें क्या देती है, इन सब का एडिशन देती है। मतलब आर, वेक्टर आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R3 प्लस वेक्टर R4 प्लस वेक्टर R5। दिस इज द पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गॉट इट। आगे देखें, चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला टॉपिक देखते हैं। अब मान लीजिए आपको दो वेक्टर को ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करने के लिए जाए, तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करें वो भी मैं आपको समझाता हूं। दो वेक्टर को आपको घटाना है, घटाएंगे कैसे, ठीक है। तो दो वेक्टर के घटाने के लिए देखिए, मान लीजिए मेरे पास में दो वेक्टर है, एक की डायरेक्शन ये रही और दूसरे की डायरेक्शन ये रही। ठीक है भाई, ये पहला वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर ऊपर की तरफ है। कुछ भी एंगल होगा यहाँ पर, मान लीजिए थीटा एंगल है। तब सबसे पहले देखिए हमने नेगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट देखा था। नेगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट क्या देखा था कि अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम इतनी ही लेंथ का, जितनी लेंथ का ये है उतनी ही लेंथ का अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बनाएं तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का नेगेटिव, समझ में आई बात।
इसी तरीके से हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, ए और बी के सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो ए और बी के सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर बी जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर हम कंसीडर करेंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन में हमने वेक्टर लिया, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर माइनस बी हो गया। अब देखिए दो वेक्टर है आपके पास में, नेगेटिव पॉजिटिव साइन इग्नोर कर दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर का टेल मिल रहा है। अगर दोनों वेक्टर का टेल मिल जाता है यानी दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो जाता है, तो हम कौन सा लॉ लगाते हैं, हम लॉ लगाते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी मैंने 2-5 मिनट पहले ही पढ़ाया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे ही पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ये जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल, देखिए ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल हमें क्या देगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी देगा। समझ में आई बात? ठीक, आगे यहां तक समझ में? अगर मान लो मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करना, इतना सब कुछ नहीं करना, मुझे तो दो वेक्टर दे रखे हैं और सर आप शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, है ना? तो ये शॉर्ट ट्रिक भाई, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देखो पैरेललोग्राम बनाया आपने, यहीं पर ऊपर ही बना लो। ये वाला डायगोनल हमें क्या देता है, ए प्लस बी। ये वाला डायगोनल क्या देता है, ए प्लस बी। सही है, बस ये वाला डायगोनल बना दीजिए, ये हमें क्या देगा, ए माइनस बी। अगर ए की तरफ है तो बी माइनस में आएगा, और ऊपर जा रहे बी की तरफ तो ए माइनस में आ जाएगा, ये ए माइनस बी देगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, एग्जैक्ट जो होना चाहिए वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। अगला हेडिंग देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक ये कहता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की आपको कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ेगा। इन वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज को मैं पढ़ा देता हूं। देखिए सबसे पहले आप देखिए, दो वेक्टर है आपके पास में, वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना? दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर मैं इन दोनों की प्लेस को इंटरचेंज कर दूं तो क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए ही रहेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी बन गई, मतलब दोनों के ऑर्डर को चेंज करने पर कोई चेंज नहीं आता है। ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसे? कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में बोलते हैं इसे क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं इसे? क्रम विनिमय नियम। सही है भाई, आगे यहां तक समझ में? अभी देखिए दूसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी निकाला आपने और फिर प्लस सी कर दिया, तो ये ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आता है। इसको कहा जाता है साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट चेंज करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव नियम। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। सबसे पहले हम a प्लस बी बी प्लस ए, ये कैसे हो गया जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, है ना? ध्यान से देखिए, मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम। ठीक, इस पैरेललोग्राम की इस साइड पर मैंने वेक्टर ए लिखा, इस साइड पर मैंने वेक्टर बी लिखा, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या देगा हमें, दोनों वेक्टर का एडिशन देगा। ठीक है ना? तो देखो यहां पर अगर एक पैरेललोग्राम लेते तो पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है, आमने सामने की साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स होती है, वो तो इक्वल होती है। इसका मतलब अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, अगर ये वेक्टर ए है तो इस डायरेक्शन में ये वेक्टर ए होगा। दोनों की डायरेक्शन भी सेम रखना है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, उनकी लेंथ तो इक्वल है ही। तो कुल मिलाकर मैं अगर एक पैरेललोग्राम लेता हूं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में मुझे ए सी कैलकुलेट करना है। तो ए सी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में दो ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल है ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात मानूं तो ए बी सी से क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, ए बी प्लस बी सी। से यस और नो? अरे ट्राइंगल लॉ पढ़ा ना आपने, क्या कहता है ट्राइंगल लॉ? ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर पहले वेक्टर का
टेल, हेड दूसरे वेक्टर का टेल बन जाए, तो ये जो तीसरी साइड होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? दोनों वेक्टर का एडिशन। तो दोनों वेक्टर का एडिशन क्या आया? a प्लस बी। समझ आया? ये मैंने ए सी निकाला। कहाँ से निकाला? ट्राइंगल ए बी सी से निकाला। अब हम ट्राइंगल चेंज कर देंगे, ट्राइंगल ले लेंगे ऊपर वाला ए डी सी। कौन सा ट्राइंगल ले लिया? ए डी सी। ये वाले ट्राइंगल से अगर देखें तो यहाँ से वेक्टर ए सी, वापस से ट्राइंगल लॉ लगाइए। ट्राइंगल लॉ लगाने पर क्या आएगा? वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी सी, वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी सी। समझ आया? अब ए डी में, ए डी क्या है यहाँ पर? बी है, ए डी है बी, वेक्टर बी, और डी सी क्या है? वेक्टर ए। अब देखिए दोनों ही एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए सी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों। तो जब दोनों वेक्टर ए सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल हो गया। समझ आया? चलिए ध्यान दीजिए, अगला देख लेते हैं। अगला हमने क्या देखा? अगला हमने देखा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अगर हम सम करें वेक्टर सी के साथ तो वो वेक्टर ए को छोड़ दो, पहले बी प्लस सी को ऐड कर लो और फिर वेक्टर ए को ऐड करो। इसे कहते हैं साचार्य नियम, है ना? इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास में ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। पॉलीगॉन लॉ लगाऊंगा मैं यहाँ पर और मुझे वेक्टर ए डी कैलकुलेट करना है। देखो ए बी सी डी, एक पैरेलल, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल की तीन साइड पर मैंने तीन वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। और मुझे क्या निकालना है? मुझे इसकी भी जरूरत पड़ेगी, दो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखिए, तो मुझे वेक्टर ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैंने क्या किया? पहले वाले डायग्राम में ए को सी से मिला दिया। तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा? इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए बी सी। ए बी सी में अगर मैं ए सी निकालूंगा तो वेक्टर ए सी कितना आ जाएगा? ए प्लस बी, है ना? वेक्टर एडिशन अभी हमने देखा। समझ में आई बात? इसके बाद हम क्या करेंगे? ट्राइंगल ले लेंगे ए सी डी। कौन सा ट्राइंगल? ए सी डी, ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी। अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी लेता हूं तो देखो यहां से वेक्टर ए डी इक्वल टू कितना आएगा? ए प्लस सी डी आ जाएगा। तो ए सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ए सी की जगह पर लिखेंगे ए प्लस बी, सही है? और सी डी की जगह पर क्या लिखेंगे? वेक्टर सी। क्लियर बात? ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में 2 आ गई। सेम यही काम करेंगे, लेकिन अब हम ट्राइंगल थोड़े से चेंज कर देंगे। ये वाली साइड ले ली मैंने। सबसे पहले मैंने बी सी डी ट्राइंगल कौन सा लिया? इन ट्राइंगल बी सी डी। समझ में आ रही बात? ट्राइंगल लिया मैंने बी सी डी, तो बी सी डी ट्राइंगल में बी डी कितना आएगा? वेक्टर बी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। से यस और नो? ये सब पढ़ चुके ना अपन, ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूं मैं बार बार। और फिर कौन सा ट्राइंगल लिया? ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। अब ए बी डी अगर लेंगे तो देखिए यहां से आएगा ए डी इज इक्वल टू ए बी मतलब वेक्टर ए प्लस बी डी, बी डी मतलब बी प्लस सी। ए एज इट इज, बी प्लस सी को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। समझ में आया? ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखो इक्वेशन 2 में भी ए डी आया, इक्वेशन 3 में भी ए डी आया। तो जब दोनों में ए डी आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। समझ में आई बात? आगे हैं तक समझ में? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बिल्कुल डाले, हम एक और बार समझाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर है आपके पास में, उन दोनों वेक्टर को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, जो भी आपने किया, उसको करने के बाद में कुछ रिजल्टेंट आएगा, मतलब एक
पर्टिकुलर वेक्टर बनेगा। जैसे मान लो मेरे पास में क्या होता है, दो वेक्टर के एडिशन को समझो। मान लो यहाँ पर एक कील है या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सिंपल सी बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको यहाँ से फोर्स लगाया, इसको यहाँ से फोर्स लगाया, इस पर मैंने फोर्स यहाँ पर लगा दिया मान लो 20 न्यूटन, और टीम बी ने फोर्स कितना लगा दिया यहाँ पर 40 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है, या 30 न्यूटन समझ लो, 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया। तो जाहिर सी बात है ये बॉक्स कहाँ पर शिफ्ट होगा, कहाँ पर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आई बात? तो बस ये जो इस डायरेक्शन में नेट वैल्यू आई ना, बस इसी को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट फोर्स। समझ आया? और समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कहता हूं कि एक टेबल है और इस टेबल पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, इसका वेट है मान लो 20 न्यूटन, ठीक है। तो 20 न्यूटन का ही एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, टेबल जो फोर्स लगाएगी इस बॉक्स पर ऊपर की तरफ, तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा। तो देखो इस डायरेक्शन में फोर्स 20 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स 20 न्यूटन, दोनों ने मिलकर क्या किया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। समझ आया? यहां पर रिजल्टेंट फोर्स कितना था, 30 माइनस 20 दैट इज 10 न्यूटन। तो ये जो कैलकुलेशन है ये कैसे हो पा रहा है या हम कैसे कर सकते हैं, ये तो सिंपल था कि एक ही लाइन में आ रहा था। जैसे अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, सेम इसी डायरेक्शन में इसी बॉक्स पर 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो कुल मिलाकर इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, 50 न्यूटन, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये कैसे हो पा रहा है, देखो ये डायरेक्शन की वजह से ही हो रहा है कि एक की डायरेक्शन ऐसी, एक की डायरेक्शन ऐसी, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, एक की डायरेक्शन ऊपर एक की डायरेक्शन नीचे, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ऐड किया। तो कुल मिलाकर यहां पर कुछ वेक्टर एडिशन लग रहा है ना। तो ये जो वेक्टर एडिशन लग रहा है या जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं हम, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको थोड़ी सी जमीन बना दी है। ये तो बहुत सिंपल था, इसलिए आपसे ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर दो वेक्टर इस तरीके से आ जाए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दो वेक्टर है, दो सदिश है, और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल मान लेते 60 डिग्री है, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि यहां पर जो नेट वेक्टर बनेगा, नेट जो रिजल्टेंट बनेगा यहां पर, वो किस डायरेक्शन में बनेगा या कितनी वैल्यू रहेगी उसकी। तो इसे हमें पता करना पड़ेगा ना। बस इसी को पता करने के लिए अब हम यहां से टॉपिक शुरू करेंगे, जो मोस्ट टाइम पे टॉपिक है ना, इस चैप्टर का नहीं, फिजिक्स का मोस्ट टाइम पे टॉपिक। गलत बोल रहा था कि मैं चैप्टर का मोस्ट टाइम पे टॉपिक नहीं है, फिजिक्स का मोस्ट टाइम पे टॉपिक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दो सदिशों का परिमाण एवं दिशा। दो सदिशों के नहीं, दो सदिशों के, यहां पर इनकम्प्लीट है, परिणामी सदिश, परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा। समझ में आई बात? दो सदिशों के परिणामी सदिश मतलब दो सदिशों के परिणाम को देखेंगे, रिजल्ट को देखेंगे। दो वेक्टर के एडिशन होने के बाद या सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने आपको 10 न्यूटन बताया, 100 न्यूटन बताया, 30 न्यूटन बताया, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, क्या देखेंगे, परिमाण, है ना। और दिशा तो है ही, डायरेक्शन तो है ही, हमें पता करना ही है कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा या किस डायरेक्शन में वैल्यू हम देखेंगे। समझ में आई बात? अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से इसका कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करें। तो ध्यान से देखिए, यहां पर बहुत सिंपल सा काम हमें करना है। हम ट्राइंगल लॉ लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। क्या लगाएंगे यहां पर, ट्राइंगल लॉ लगाकर हम सॉल्व करेंगे, त्रिभुज नियम लगाकर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इस ट्राइंगल के ए बी को मैंने वेक्टर ए कंसीडर किया, बी सी को वेक्टर बी कंसीडर किया।
इतना कर लेने के बाद में मैंने इसे और आगे बढ़ाया। ध्यान से देखिए, सी से तो वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को निकालना है मुझे, वेक्टर आर की वैल्यू निकालना है, मतलब वेक्टर आर की लेंथ निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मतलब क्या होता है, देखो समझ लो। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या मतलब होता है इसका, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर की लंबाई, लेंथ ऑफ वेक्टर, है ना। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण मतलब सदिश का परिमाण। अगर ऐसा लिखा है कि सदिश का परिमाण, तो मतलब क्या होगा इसका, सदिश की लंबाई। तो मुझे क्या निकालना है, सदिश की लंबाई निकालना है, सही है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है इस वेक्टर की लेंथ, वेक्टर आर की लेंथ। तो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, जरा यहां पर रुककर हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा आएगा। त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज नियम से करेंगे बाय ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी प्लस बी सी वेक्टर ए सी के बराबर आना चाहिए। तो देखिए वेक्टर ए बी बी सी का सम, वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वेक्टर ए सी आ रहा है। अब हम क्या देखेंगे कि देखो वेक्टर ए बी की जगह पर हमने क्या लिखा, वेक्टर ए, ये लिखा वेक्टर ए, और वेक्टर बी की जगह पर, वेक्टर बी सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर बी लिखेंगे। आगे देखिए, ये तो इक्वेशन बहुत आईएमपी है, इस इक्वेशन को हमें याद ही रखना है, बहुत आईएमपी इक्वेशन बन गई। अब आगे देखेंगे, मैं ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, इसको ध्यान से देखो। देखो ये वेक्टर ए बी की डायरेक्शन, ये वेक्टर ए बी की डायरेक्शन है ना, ए की डायरेक्शन, और ये वेक्टर बी सी की डायरेक्शन है। दोनों की डायरेक्शन के बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा है, तो मैं यहां क्या कंसीडर कर लेता हूं, थीटा। एंगल कितना कंसीडर कर लिया मैंने, थीटा। समझ में आई बात। ये तो हो गया हमारा वेक्टर बी, है ना। अगर मैं सिर्फ लेंथ की बात करूं तो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, मतलब बी की बात करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर साइन थीटा अगर लगाते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सी डी अपॉन बी सी। ये कैसे आया, हमने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा शायद, लाल बटे कक्का, ठीक है भाई, लंब और आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के अपोजिट साइड को हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर। तो सी डी हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि बी सी की जगह पर क्या लिखा हमने, बी लिखा, बी सी की जगह क्या लिखा, बी लिखा, और इस बी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी साइन थीटा इक्वल टू सी डी। आ गया समझ में। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा को देखूं तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी डी लिखेंगे, बी डी एज इट इज लिखा। देखो बी सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और इस बी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी कॉस थीटा। इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने क्या देखा कि सी डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, सी डी की जगह पर हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा। सी डी क्या बन गया हमारा, बी साइन थीटा, और बी डी क्या बन गया, बी कॉस थीटा। पर सवाल यह पैदा होता है कि हमने ऐसा सब कुछ किया ही क्यों। तो देखो यहां पर ट्राइंगल ए डी सी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस ऐसे, इसीलिए यहां पर ये सब कुछ हमने कैलकुलेट पहले से कर लिया है। सी डी कैलकुलेट कर लिया, ए डी कैलकुलेट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इससे। इन ट्राइंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ट्राइंगल ए सी डी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको यहां पर अप्लाई कर दो, तो AC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, AC की जगह लिखेंगे R। तो
AC की जगह पर देखो अगली स्टेप में मैंने आर स्क्वायर लिखा, ये आर स्क्वायर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, AD की जगह पर, AD की जगह देखो ध्यान से देखिएगा, AD की जगह पर लिखेंगे हम A से B तक की लेंथ और प्लस B से D तक की लेंथ। A से लगाकर B तक की लेंथ कितनी हो गई, AB, और B से लगाकर D तक की लेंथ BD। तो AD को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BD का स्क्वायर। आगे देखेंगे, CD की जगह पर लिखा हमने B साइन थीटा, देखो ये लिखा ही था, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब हमने क्या किया, आर को तो एज इट इज लिखा, ए बी की जगह पर ए लिखा और बी डी की जगह पर बी कॉस थीटा लिखा, बी डी की जगह पर बी कॉस थीटा लिखा। ये देखो यहाँ पिछले स्लाइड में हमने पढ़ चुके हैं कि बी कॉस थीटा आता है, ठीक। इसके बाद हमने देखा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो लिखा है यहाँ पर ए प्लस बी कॉस थीटा, इस ए प्लस बी कॉस थीटा पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे, एक्स की जगह पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी एक्स की जगह ए लिखा, और वाई की जगह पर बी कॉस थीटा लिखा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये लिखा, एज इट इज लिखा मैंने, ठीक है भाई। इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे देख लेते हैं, अब देखिए आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज आ गया, ए स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ जो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को मिलाकर देखो, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या बचा ये साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, ठीक। ऐसा करने से क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा, और 2ab कॉस थीटा एज इट इज आ गया। आ गए यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, इस वजह से मैंने इसे 1 लिखा, और बी स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, एज इट इज लिख दिया, ठीक। इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ पर इक्वल के यहाँ अगर मैं यहाँ स्क्वायर है और मैं सिर्फ इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दूँ, तो r इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा कंप्लीट हो गया रिजल्टेंट। क्या निकाला हमने, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, मतलब परिमाण निकाला, रिजल्टेंट नहीं सिर्फ परिमाण निकाला, ठीक है। अब परिमाण के बाद हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है इसकी डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए सेम ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा, सेम ट्राइंगल है। यहाँ पर हमने लिखा था बी साइन थीटा, मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा था हमने बी कॉस थीटा। अब आगे देखते जाइए, देखिए ट्राइंगल कौन सा ले लिया, मान लो ये जो एंगल बना ना अल्फा, देखो आपने बहुत सी बार ऐसा देखा होगा, 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, 40 डिग्री वेस्ट से साउथ की तरफ, ऐसे ऐसी डायरेक्शन देखिए ना, तो एंगल में डायरेक्शन देते हैं ना हम। तो इसी तरीके से वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए से कितने डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर मुझे ऐसे डायरेक्शन बताना है तो ऐसे ही बताऊंगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ACD, ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल ACD में हम क्या करेंगे, टेन थीटा लगा देंगे, टेन अल्फा लगा देंगे। मैंने इस एंगल को पहले से कंसीडर कर लिया अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो CD अपॉन में आ जाएगा AD, CD अपॉन AD। AD क्या है, बेस है ना। देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। तो लंब की जगह पर क्या आ गया, CD आ गया, आधार की जगह पर क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। तो लंब की जगह मतलब CD की जगह पर हम लिखेंगे B साइन थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, B साइन थीटा। देखो ध्यान दीजिए, CD की जगह पर क्या आ गया, B साइन थीटा आ गया, ये B साइन थीटा। और AD की जगह पर क्या आ जाएगा, AB, देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ ले ली, AB प्लस CD, तो AB प्लस BD, ठीक है भाई।
देखिए इसके बाद क्या होगा, बी साइन थीटा एज इट इज, ये बी साइन थीटा एज इट इज, ए बी की जगह पर ए लिख देंगे मैग्नीट्यूड, है ना, और बी डी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई। समझ में आई बात, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए हमने रिजल्टेंट भी निकाल लिया, डायरेक्शन भी निकाल ली, कुछ केस स्टडी कर लेते हैं। केस फर्स्ट, पहली कंडीशन, पहला केस देखते हैं। पहले केस में ये देखा कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर ये पहला वेक्टर ए लगा, ये दूसरा वेक्टर बी लगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी थीटा की वैल्यू क्या कंसीडर कर लिया आपने, 0 डिग्री। दो वेक्टर है मेरे पास में, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। से यस और नो, 0 बनेगा ना। जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तब हम क्या देखेंगे, जो आर आया था हमारा, वो रिजल्टेंट क्या आया था, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आई बात, यही आया था। और इसकी डायरेक्शन क्या आई थी, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अभी ध्यान से देखिएगा, अगर आर रिजल्टेंट देखें, हम दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देखें, यानी रिजल्टेंट मतलब परिणामी सदिश देखे, इन दोनों का परिणामी सदिश क्या होगा, तो परिणामी सदिश ये होगा कि ए की जगह पर तो ए आएगा, बी की जगह भी बी आएगा, 2ab आएगा, cos 0 आएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, याद रखिएगा 1। कितनी होती है, 1। तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और मल्टीप्लाई में 1, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आ जाता है, होल स्क्वायर आ जाता है, तो हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटा देते हैं, तो ए प्लस बी। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर सेम डायरेक्शन में दो फोर्स लगाए, तो दोनों फोर्स को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो जो आंसर आएगा वो रहेगा। तो यही तो आया। आ गया यहां तक समझ में। अभी ध्यान से देखिए, हम केस सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, केस सेकंड देखते हैं। ठीक है, देखें केस सेकंड। केस सेकंड में हमने ये देखा कि मान लीजिए मेरे पास में, केस सेकंड की बात करते हैं, दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर भी कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर। जब 90 डिग्री के एंगल पर होंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। याद रखिएगा इस बात को, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब cos 9, इसे 90 डिग्री भी बोलते हैं और π/2 रेडियन भी बोलते हैं, है ना। तो जो बच्चे मैथ्स वाले मुझे सुन रहे हैं वो याद रखिएगा, रेडियन में भी पढ़ सकते हैं आप, π/2 भी ले सकते हैं। 90 डिग्री भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट R इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए A एज इट इज, B एज इट इज, 2AB एज इट इज, लेकिन यहाँ cos 90 की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसमें यह कि डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, टेन अल्फा की डायरेक्शन क्या, टेन अल्फा से डायरेक्शन निकालेंगे, यानी जो रिजल्टेंट बनेगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा उसके लिए हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पैरेललोग्राम तो बनेगा नहीं, रेक्टेंगल बनेगा, आयताकार शेप बनेगा, है ना। तो ये जो रिजल्टेंट आया, इस रिजल्टेंट का एंगल अल्फा A के साथ कितना बनेगा, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। B साइन थीटा, थीटा की जगह तो हम 90 लिखेंगे, सही है, साइन 90 अपॉन में आ जाएगा A प्लस बी कॉस 90। कॉस 90 तो 0 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टेन अल्फा इक्वल टू B अपॉन A, क्योंकि साइन 90 डिग्री पर कितना होता है भाई, 1, और कॉस 90 कितना हो जाता है, 0। समझ आया। इतने पार्ट में मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पर डायरेक्शन भी निकाल दी। ठीक है, इतने पार्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब और आगे देखिए, ध्यान से समझिए बहुत अच्छे से। अगर मान लो केस थर्ड की बात करें, तो केस थर्ड एक स्पेशल एंगल, एक स्पेशल कंडीशन बनती है
कि मान लीजिए पहला वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, कितने डिग्री का एंगल बन गया? अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है 180 डिग्री का एंगल बन गया, तो सेम यही फॉर्मुलेशन से अगर मैं cos 180 की वैल्यू देखूं तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? 180 को हम पाई रेडियन भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। अगर मैं यहाँ -1 लिखूंगा तो -1 की वजह से -2ab हो जाएगा, मतलब r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है। फिर यहाँ पर r इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। सही है। अब रिजल्टेंट कितना आएगा? अगर आप लिखते हैं a माइनस बी आएगा, गलत। b माइनस a आएगा, गलत। याद रखिए, हमेशा जब भी स्क्वायर रूट के अंदर से कोई क्वांटिटी बाहर आती है तो मॉड्यूलस के साथ आती है, a माइनस बी। फिर आप कहोगे कि सर पिछले वाले में क्यों नहीं लगाया मॉड्यूलस? तो उसमें दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव थी भाई, लेंथ को तो मैं पॉजिटिव मानूंगा, लेकिन यहाँ तो हो सकता है ना कि b बड़ा हो a छोटा हो, या हो सकता है कि a बड़ा हो b छोटा हो, तो इसलिए मैंने मॉड्यूलस लगाया। अगर आपको मॉड्यूलस नहीं लगाना है, आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, तो सिंपल मेरी एक बात याद रखिए, बड़े में से छोटे को घटाएं। क्या याद रखेंगे? बड़े में से छोटे को घटाएं। आ गया है तक समझ में? इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जितना मुझे पढ़ाना था मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स से रिलेट करके। इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इसके प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगे अगले लेक्चर में, और कुछ नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और भैया ये गलत है, अच्छी बात नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करना पता है हमें क्या देता है? एनर्जी। यस, गिव मी सम एनर्जी सो दैट आई कैन डू मच बेटर, मच बेटर। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।